ओलंपिक्स में मेडल मिलाना है तो वो मैट पे मिलते हैं, मिट्टी पे नहीं मिलते। जैसे जैसे आप देखोगे कुश्ती नॉर्थ से जब महाराष्ट्र तक आती है तब तक कुश्ती डाउन हो जाती है। चाहे कोल्हापुर हो, सांगली हो, सातारा हो, महाराष्ट्र में जब गांव की यात्रा होती थी, जब तमाशा होता था, दूसरे दिन कुश्ती होती थी। तो ये दो चीजों पे साल भर चर्चा चलती थी। रेसलिंग ने डिसिप्लिन सिखाया। हम चलते हैं मिट्टी पे क्योंकि हमें मिट्टी पे कुश्ती करने के बाद तुरंत पैसे मिलते हैं। और मैं अगर मैट का ट्रेनिंग करने जाऊँ तो मुझे शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इंडिया में करना पड़ेगा, नॉर्थ में करना पड़ेगा ट्रेनिंग, आउट ऑफ द कंट्री जाके करना पड़ेगा। और जब मैं इतना ट्रेनिंग कर जाऊंगा तो मेरे रोज के पैसे जा रहे हैं ना, रोज के दंगल जा रहे हैं। एक तो वो डेवलपमेंट अपने पास आने में देर हो रही है। डेवलपमेंट आती है वो हरियाणा दिल्ली में पहले आती है, और बाद में वो महाराष्ट्र में आती है। और महाराष्ट्र इतना पीछे है और दिल्ली आगे चलेगी क्योंकि उन्होंने जो बाहर का है वो अडॉप्ट किया है, अच्छे से मान लिया है उसको, और उसी पे ध्यान दे रहे हैं। सर मान लीजिए कि आज सब कुछ रिसेट हो जाए, तो फिर भी आप करियर रेसलिंग ही चूज करोगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि रेसलिंग में क्या है ना कि बहुत सारा मजा, अब मजा आ रहा है। क्योंकि आप ये क्वेश्चन मुझे मतलब जब खेलता था, जब एक अनसर्टेनिटी थी, जब पूछते तो पता नहीं मेरा आंसर क्या था, क्या होता था उस टाइम में, ना भी होता था। लेकिन आज वो 2-3 पेड़ियां पार करके जब आता है आदमी और बाहर जब देखता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और अपना ध्यान किधर है और हम क्या कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि रेसलिंग एक अच्छा डिसिप्लिन है, लाइफ के लिए अच्छा डिसिप्लिन है। सो लाइफ का डिसिप्लिन में रहना अब सिखाया है इसने, तो बाकी कुछ चीजें उतनी आनंद देती नहीं। तो ये चीज में आनंद लेना और मस्त रहना, यही अब तो रिसेट भी हो गया तो फिर भी यही मांगेंगे हम। ओके। एंड सर कभी आपको ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा? हाँ, ये लगा था, एक बार नहीं कई बार कई बार लगा था। क्योंकि क्या था कि ये चीज है ना, उस जमाने की है कि जिस टाइम में बहुत सारा कुछ मिलता भी नहीं था और सोचने का नजरिया अलग था मेरा, और जहाँ पे हम रहते थे वहां पे बड़ी गड़बड़ी थी। तो एक दो बार तो ऐसा लगा कि यार रहने दे, ये अभी छोड़ते हैं, अभी चलो अपना और कुछ कर लेते हैं। लेकिन आंसर भी वही था कि और कुछ करने से बेहतर है कि 3-4-5 साल अभी इधर गए तो दूसरी जगह 4-5 साल जाने से बेहतर है कि चलो जो भी है और 3-4 साल करते हैं। तो इस हिसाब से रास्ता पार कर लिया फिर। ओके सर। सर आपका बचपना कैसा रहा? आप कैसे टाइप के बच्चे थे? बचपना बहुत अच्छा गया है मेरा। उस हिसाब से बोले तो मैं होशियार लड़का था स्कूल में भी, और स्कूल में भी काफी नंबर्स थे मेरे। 5वीं तक तो गांव में ही रहा मैं। उसके बाद फादर साहब ने हमको अखाड़े में डाला पूना में। फिर उसके बाद समझ आई कि खेल होता है, फिर स्कूल भी होता है। तो ये ऐसे चला, तो बचपना काफी अच्छा गया। मतलब घर से ठीक ठाक ही थे, और खेतीबाड़ी वाला फैमिली था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इतना होना चाहिए जो थे मजे में थे और अच्छे थे। एंड सर पहली बार जब आप अखाड़े में उतरे, तब कैसा फील हुआ आपको? अब पहली बार बोलोगे तो पता नहीं मैं कब पहली बार उतरा, जब समझ भी नहीं थी जब भी उतरा। लेकिन समझ जब आ गई थी तब अखाड़े से दूर होना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना तो मेरे को याद है कि बाकी ये माहौल का सिस्टम होगा। 20 मतलब आज 40 साल हो गए मैं अखाड़े से कनेक्टिंग हूँ। तो 40 साल पहले की बात करो आपकी, कि उस समय बस रेसलिंग ही रेसलिंग था। क्रिकेट होगा पता नहीं, लेकिन गांव रूरल में तो रेसलिंग था। और सिटी में जो रेसलिंग होता था, जब पुणे में जाने के बाद पता चला, तो वो थिएटर था। मतलब कुश्ती हफ्ते में एक बार थिएटर पे लगती थी और टिकट पे चलती थी। तो रिक्रेशन भी वही था, फन भी वही था, और पैशन भी वही हो गया। उस जमाने का बोल रहा हूँ मैं, 1992-3 की बात है। तो उस जमाने में, तो आज तो बहुत सारे हाथ में ही खिलौने, तो खिलौना भी एक ही था, फन भी वही था। तो वो जमाना वो था। एंड सर आपके फैमिली से ही कुछ लोग हैं जो कुश्ती करते हैं, उनसे आप मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जिस उम्र का हूं ना, तो मेरे बचपने में हर एक फैमिली में पहलवान हुआ करता था। ओके। तो ऐसे ही नहीं कि मेरे घर में पहलवानी है, तो गांव में हर एक गांव में पहलवानी थी। और गांव में क्या होता था कि मंदिर और मंदिर के बाजू में अखाड़ा होता था। तो वो हर एक गांव में होता है ना। तो हर एक
आदमी के घर का आदमी वो मिट्टी में जाता था, हम्म, तो बाय नेचर आदमी वही देखता था ना। और एक बात थी कि बचपने में वो स्पीकर थे, हम्म, तो स्पीकर पे जो कुश्ती लगती थी ना, जो टिकट पे थी, तो उसके आदमी घर से बाहर आके जाके स्पीकर पे बोलते थे इसकी कुश्ती उसकी कुश्ती, फिर वो अट्रैक्शन था। पोस्टर लगते थे इसकी इसकी, इस संडे में इसकी इसकी कुश्ती, इसकी इसकी, फिर वो अट्रैक्शन बढ़ता गया और फिर उधर ही चल पड़े। सर आपको कोई ऐसा कुश्ती याद है जिसमें कुश्ती से ज्यादा और दूसरी चीजों पे मतलब बहस हुई हो? नहीं, ऐसी तो कई सारी चीजें है। कुश्ती से ज्यादा बहस उस जमाने में बहस ही कुश्ती पे चलती, बहस बाकी और किसी पे चलती ही नहीं थी। जो टॉप प्रायोरिटी थी वो कुश्ती के बहस पे थी कि भाई इसकी इतनी तैयारी है, अभी वो आगे चल रहा है, अभी ये इसका बेटा आगे आ रहा है, फिर उस गांव का वो बेटा आ रहा है। तो बहस की प्रायोरिटी कुश्ती थी, ऐसी नहीं थी कि एक आध कुश्ती पे बहस हुई है। कुश्ती पे ही दिन भर बहस थी। मतलब सर शुरुआत होता है तो हम देख रहे हैं कि कुश्ती की ट्रेनिंग कर रहा है कोई, दिन है या शाम है हम देख रहे हैं कोई ना कोई कुश्ती की ट्रेनिंग कर रहा है। नहीं, वही बात है ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि एक तो था, मैं सीधा बोलूं कि उस जमाने में जब बचपन में थे तो फन के लिए, रिक्रेशन के लिए एक तो तमाशा हुआ करता था और दूसरी कुश्ती। ये दोनों ही पार्ट थे और दोनों ही पार्ट रूरल में चलते थे। ओके। चाहे कोल्हापुर हो, सांगली हो, सातारा हो, महाराष्ट्र में जब गांव की यात्रा होती थी, जब तमाशा होता था, दूसरे दिन कुश्ती होती थी। तो ये दो चीजों पे साल भर चर्चा चलती थी। अच्छा। अगली साल कौन सा तमाशा लाना है और अगली साल किसकी कुश्ती लगाएंगे, यही में चलता था। खेती बाड़ी की बात है और कुश्ती की इसकी बात है, ओके। इतना ही था। यही सुन सुन के बड़े हो गए, फिर उसी में ही चल पड़े। ओके। सो फैमिली का सपोर्ट था या अपोजिशन था रेसलिंग को लेकर? सपोर्ट तो 100% था और उसके लिए डेडिकेशन भी था, क्योंकि पापा को, चाचा को देखा था, उनके साथ ही अखाड़े में गया था। और चर्चा भी दिन भर वही सुनते थे और मुझे अच्छा भी लगता था पहलवान बनना, पहलवान दिखना। दिखना अच्छा लगता था, फिर बन गए, दिखने दिखने में पहलवान बन गए, ऐसा हुआ वो। एंड सर एक पहलवान अगर बनना है तो उसका ड्रिल कैसा होता है, प्रैक्टिस कैसा होता है? प्रैक्टिस अब देखोगे ना तो सबसे, सभी सभी खेलों में ज्यादा तपस्या वाला गेम तो रेसलिंग को माना जाता है, क्योंकि रेसलिंग में इतनी तपस्या होती है। अब जैसे ट्रेडिशनल हम रेसलिंग लेके आएंगे, उसका जब अब 30-40 साल पहले तो जब स्टार्ट किया, जब तो ट्रेडिशनल ही था, मैट का ज्यादा इतना नहीं था। लेकिन आप दिनचर्या देखोगे ना तो कोई भी ऋषि मुनि के जैसी दिनचर्या है। आप उठना है, आपको आपका अपना सब अपने ही संभालना है, खुद का काम। जैसे खाना बनाने से, बर्तन मतलब बर्तन धोने से, अपना बिस्तर लगाने से, उठाने से, झाड़ू करवाने से, सभी काम एक पहलवान को करना पड़ता था और शिद्दत से और टाइम टाइम से। वो मेहनत भी करनी पड़ती थी टाइम टाइम से, खाना भी उतना ही टाइम टाइम से खाना पड़ता था, सोना भी टाइम से पड़ता था, उठना भी टाइम से पड़ना था। तो इतना डेडिकेशन किसी और स्पोर्ट्स में नहीं है, ट्रेडिशन वाइज देखने जाओ तो। इसलिए पहलवान की एक अलग पहचान थी और अभी अहमियत तो है पहलवानी की अलग से। तो ये सब अट्रैक्ट करता था बचपन में। सर बट बचपन में ही जैसे अगर हम पहलवानी करें तो उसके हिसाब से हमें खाना पड़ता है। आई मीन घर का खाना पड़ता है, हम बाहर का ज्यादा नहीं खा सकते, बाहर बाहर की जो ऐसी चीजें जो बॉडी को हार्म करे वो सब नहीं कर सकते, नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं जी सकते हम। तो उस टाइम पे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ही क्यों इतना स्ट्रगल करूं, मैं ही क्यों इतना अपने आप को डिसिप्लिन रखूं? नहीं, बचपन में क्या हुआ कि उतना फोर्स नहीं था मुझे, मेरे ऊपर। जैसे मैं अखाड़े में जाता तो था, लेकिन बनना है कि नहीं बनना है मेरे ऊपर ही था। उतना डेडिकेशन से नहीं बना, लेकिन समझ जब आई 9वीं 10वीं के बाद, जब तय कर लिया कि अब जाएंगे तो कहा इधर ही जाएंगे, क्योंकि 5-6 साल पहले कर चुके हैं तो इधर ही जाएंगे। और वो पता तो था कि दिनचर्या कैसी होगी, तो उसको फेस करने के हिसाब से मन बना के चल पड़े फिर। ओके। एंड सर पहला मैच याद है आपको रेसलिंग का जो आपने खेला? बिल्कुल, पहला मैच याद है। चौथी कक्षा में होगा मैं, चौथी कक्षा में? और 20-22 किलो वजन होगा। और मेरे गांव में ही, मेरे घर के सामने ही, मेरे पापा ने ऑर्गेनाइज किया था तहसील लेवल का कंपटीशन। उस कंपटीशन में मेरी पहली कुश्ती थी, मेरी पहली कुश्ती थी, क्योंकि मेरे फादर साहब ने लिया था कंपटीशन, इसकी वजह से उद्घाटन की बाउट मेरी लगवाई थी। तो उस टाइम पता नहीं था कि कुश्ती कैसे लड़ना है, बस कुश्ती लड़ना है।
तो फिर हाथ दिया और मैं 30 सेकंड में मैं खुद चीत हुआ होगा, उस मैं खुद हारा, मतलब पीठ लगती है तो चीत होता है ना, तो चीत हो गया था। तो ऐसा था पहले कुश्ती का एक्सपीरियंस, मतलब 9वीं 10वीं उम्र में। 9-10 साल की हाँ उम्र में पहली कुश्ती आपने हाँ खेला, और फिर उसके बाद जैसे हारने के बाद भी फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा आपने। हाँ। और ये पहली जीत का आपने जो स्वाद है, ये कब आपने चखा, कौन सी उम्र में चखा आपने? अ, उसी मतलब स्कूल लेवल के इसमें ही। हम्म तो जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती गई ना, हम्म तो 3-4 साल पर अनसक्सेस ही रहा। शायद मुझे लग रहा है 9वीं 10वीं में कहीं आके सक्सेस मिला। ओके। हाँ। तो जब ठान लिया कि अभी ये करना है, तो फिर डेडिकेटेडली करने गए ना, तो मिला सक्सेस, नहीं तो जब तक तो फन चल रहा था। ओके सर, कुश्ती है, जैसे हम रेसलिंग की बात करते हैं तो जो नॉर्मल पर्सन होता है, वो जो सपाटे हैं, हाँ हाँ। हम काफी सुनते हैं उसके बारे में, वो बताते हैं कि काफी लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मल पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा 50 लगाएंगे, एक कुश्ती वाला पर्सन कितने लगा सकता है? कुश्ती के तो अभी कंपटीशन हो रहे हैं सपाटों के, 1.5-2 हजार सपाटे लगवा रहे हैं बच्चे। 1.5 2 दो हजार? दो हजार एक हफ्ता, मतलब एक चालू कर दिया तो 2 हजार पे जाके रुक रहे। इतना स्टेमिना है बच्चों में सपाटों का। और सही है वो, मतलब वो एक अलग इवेंट हो गया सपाटे। उससे क्या होता है कि टोटल आप जितने जिम में वर्ड यूज करते हो ना, कार्डियो होगा, स्ट्रेंथ होगा, स्टेमिना होगा, ये सब इंक्लूड मिला के एक ही है वो। मतलब एक ही इवेंट है। आप 500 सपाटे लगाओ, आपको जिम में ये बाकी के शब्द भूल जाओगे, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, वो सब आ जाता है एक ही वो सपाटे में। मतलब इतना पावरफुल है वो उससे सारे बॉडी मसल में। ओके सर, आप अपने टाइम पे कितने लगाते थे? मैं सही में बताऊं तो मैं सपाटे ज्यादा नहीं लगवाता था। मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने में यहाँ पे जैसे पता चला मुझे कि ट्रेडिशनल रेसलिंग और इंटरनेशनल रेसलिंग, इसमें फर्क है। तो इंटरनेशनल रेसलिंग के लिए जो व्यायाम की पद्धति है वो थोड़ी ट्रेडिशनल से अलग है, तो मैं उस पे ज्यादा भार दिया। लेकिन सपाटे में लगाता था तो 400-500 लगा लेता था, मतलब वो भी 2-3 हाफ, मतलब दम में। अच्छा, मतलब इजी था वो आपके? हाँ वो इजी था, उतना उतना तो सारे कर लेते, 400-500 तो इजी कर लेते। ओके। हाँ। एंड सर, जैसे आप बता रहे हो कि ट्रेडिशनल जो मिट्टी में हम पहले खेला करते हैं और मैट में, तो आपने मिट्टी में ही खेला, राइट? शुरुआत मिट्टी है, करियर मैट पे। करियर आपका मैट में, मैट पे तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस ऐसा लगा? डिफरेंस देखो आप, सक्सेस के ऊपर है। अगर आप मिट्टी में खुद को सक्सेस करना चाह रहे हो तो मिट्टी आपको अच्छा लगेगा। मुझे मैट पे करना था तो मैं मिट्टी का थोड़ा ट्रेडिशन छोड़ के ज्यादा किया मैट पे। लेकिन आपको सक्सेस होना है तो किसी और एक को चूज करके उस लाइन में चलना पड़ेगा। फर्क करने जाओगे ना आप, तो एक आदमी दोनों तरफ खेल सकता है, दोनों तरफ भी अच्छा खेल सकता है, तो सक्सेस भी होता है। लेकिन आपका सक्सेस का रेशो क्या मानना है कि मिट्टी में आप क्या बनना चाहते हो, मैट पे क्या बनना चाहते हो। आप मैट पे अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो ना, तो आपको मैट का नहीं करना है। ओके। हाँ। और आप मैट के रुस्तम बनना चाहते हो ना, हम्म तो आप मिट्टी के रुस्तम बनना चाहते हो तो मिट्टी पे आपको करना है, फिर मैट का आपको उतना यूज नहीं होगा। लेकिन मैट करना ये मिट्टी के लिए यूजफुल है, मिट्टी करना मैट के लिए उतना यूजफुल नहीं है। ओके, आई मीन टोटली वहां पे अपोजिट है। हाँ, अपोजिट नहीं है, यूजफुल है, उतना Useful नहीं। उतना यूज नहीं होता। हम्म लेकिन मैट का जो वर्कआउट है ना, वो आप करोगे ना तो वो मिट्टी में 100% यूजफुल है। लेकिन मैट का वर्कआउट करोगे और मिट्टी पे खेलने आओगे ना, तो उतना यूजफुल नहीं है जितना मैट का इसके ऊपर है। ओके सर, रेसलिंग में ऐसा पॉसिबल है कि 60 किलो वाला 80 किलो वाले को पछाड़ सकता है? कॉस्ट वो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, 60 किलो वाला 80 वाले को मैट में पकड़ता है, मिट्टी पे पकड़ता है। हम्म। और मैट पे क्या है कि आपके वेट कैटेगरी के हिसाब से खेला जाता है। अच्छा, ओके। तो वही तो बात है ना कि मिट्टी में आप 60 kg का आदमी 100 किलो के साथ भी खेलता है और उसको पटक भी देता है। पटक भी देता? हाँ देता है ना। वो मास्टरी तो होती है ना, आप किस पे ज्यादा कर रहे हो। जैसे मैट पे ज्यादा कर रहे हो ना, कि जैसे आप मान लो कि एक मिट्टी वाला पहलवान है, वो महाराष्ट्र केसरी है, और एक मैट वाला पहलवान है 70 किलो का, और वो नेशनल चैंपियन है, तो 70 वाला उसको हराएगा मैट पे। अच्छा। 100 किलो वाले के मिट्टी वाले को। लेकिन 100 किलो वाला फिर उसको मिट्टी में नहीं जमने देगा। अच्छा।
ऐसा थोड़ा सा बैलेंस है। वो हर एक आदमी आपने वो कराए का प्रैक्टिस का एडवांटेज उसके हिसाब से ले सकता है। जैसे कुश्ती वो निर्भर करता है कुश्ती मैट पे है मिट्टी पे है, वो ज्यादा निर्भर करता है। ओके ओके। एंड सर जैसे जो कुश्ती खेलते हैं वो तो बिल्कुल कंप्लीटली एग्रेसिव रहते हैं अपने अपोनेंट को लेकर, बिल्कुल, तो आप कैसे टाइप के प्लेयर थे? मैं तो टाइम टाइम पे एग्रेशन दिखाने का अलग होता था, रियल एग्रेशन अलग होता है ये, और स्ट्रेटेजिकल खेलना अलग होता है। तो वो टैक्टिकली बातें थी ना, मैं कंपटीशन वाला ज्यादा खेलता था, तो मैं थोड़ा सा टैक्टिकली अच्छा खेलता था, ऐसा मेरा भी मानना है और मेरे टाइम के बच्चों का और अपोनेंट का भी मानना है। ओके। तो मेरे को वो बारीकियां बहुत अच्छे से निकालनी आती थी कि इसकी क्या बारीकियां है, फिर ऐसा। एंड सर जो एग्रेशन रहता है जब हम खेलते हैं तो वो वहीं तक के सीमित है या मैट को छोड़ के भी बाहर तक के? वहीं तक सीमित रहती है, हर कोई वहां तक ही सीमित रहता है एग्रेशन को। ओके। सो मैच के पहले आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? मैच के पहले मैं अब अभी अभी लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, मेडिटेशन करते, ये करते वो करते, लेकिन आपकी आदत मैच खेलने की हो जाती है ना, तो वो प्रेशर अपने आप हैंडल हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुझे बहुत सारों ने जूनियर्स ने भी पूछा कि ये प्रेशर कैसे हैंडल होता है, ये कहता है। मैं कहा कोच ने तुझे प्रेशर लेने का झेलने का कब सिखाया? नहीं सिखाया ना, तुझे बस खेलने का सिखाया है। क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, बाहर तो जब मैं वार्म अप होता था ना, तब पब्लिक तो बड़ी दिखती थी, लेकिन एक जिसका ट्रेनिंग अच्छा हो ना, उस प्लेयर का एक देख लो आप, जितनी अच्छी पब्लिक होगी ना, वो उतना अच्छा खुलता है और उतना अच्छा परफॉर्म करता है। तो अच्छा ट्रेनिंग करने वाला का परफॉर्म खुल के आएगा, जितनी ज्यादा पब्लिक हो उसको वो प्रेशर नहीं मानेगा। और हमारे कुश्ती में क्या है, जितनी ज्यादा पब्लिक हो ना, तो उतना वो पहलवान को भी आनंद आता है खेलने में, प्रेशर वो लेता ही नहीं। और उससे भी आगे जाके जब हमारी सलामी होती है, जैसे हाथ मिलाते हैं, वो हाथ मिलाने के बाद तो कोई दिखता ही नहीं, प्रेशर क्या चीज है समझ में भी नहीं आता। तो ये चीज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये ज्यादा सोच समझने वाली बात नहीं है। क्वालिटी का प्लेयर हो तो वो अपने आप उसको झेलना आता है, उसके लिए स्पेसिफिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग ही वैसा होता है। आपको ये चीज पता होगी कि पता नहीं होगी कि जैसे अभी पहलवानों के लिए मोटिवेशनल म्यूजिक का सिस्टम पुराने जमाने से है, किसी और खेल में नहीं है। ओके। जो पहलवानी में हलगी बजती है ना, उससे आदमी अपने आप गर्म होता है। ये किसी और मतलब आप युद्ध के लिए जाते हो ना, तो रणवाद्य बोलते हैं उसको, वो बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि जो योद्धा होता है ना, उसका अंग ऐसा हो जाए, शरीर ऐसा हो जाए कि वो फुल जोश में आ जाए। वो सिस्टम कुश्ती में है, ओके। ट्रेडिशनल टाइप में। पहलवानों को देखो आप अभी भी पंजाब में दंगल चलते हैं ना, तो ढोल बजाते रहते हैं। वो हलगी, महाराष्ट्र में हलगी बजाते हैं, वो सिंग बोलते हैं, तुतारी बोलते हैं, उसको बजाते हैं। वो क्या है? रणवाद्य। कुश्ती क्या? फाइटिंग गेम है। तो वो बजने के बाद, अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मैं दो कुश्ती लड़के ऐसा बैठा था एक टाइम पे, और मेरे कोच ने देखा, जो घर वाले थे, भाई ये तो पूरा अभी डल हो गया है, इसको क्या करे? तो उन्होंने एक हलगी वाले को पैसे देके बुलाया, बोले इसके आसपास को हलगी बजाओ। और आप सोच नहीं सकते, वो 2 मिनट हलगी बजी मेरे पास में, मैं तुरंत ऐसा गर्म हो गया, वार्म अप करने की जरूरत नहीं थी, सीधा भाग के अखाड़े में और कुश्ती फिनिश। तो इतना उसमें पावर है। अभी आदमी ये प्री वर्कआउट ये वो लेते हैं ना, तो ये ट्रेडिशनल में इतनी जान है कि वो जानते थे कि ये इसको गर्म कैसे करना है, इसको वार्म कैसे करना है। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी ध्यान में रख के बनाई गई है ट्रेडिशनल कुश्ती में। सो ये तो मतलब पहली बार मुझे मतलब ये इन्फॉर्मेशन जाना मैंने कि वो जो ट्यून रहती है जो बजती है उन पे मैं कई कुश्तियां ऐसी देखी कि हलगी के ऊपर आदमी नाचते नाचते कुश्ती कर रहा है और जीत रहा है। ओके। कुश्ती के बीच में उस ठेके पे नाच रहा है और वो कुश्ती कर रहा है, और वो जो खुलता है ना बॉडी, जिसने अच्छा प्रैक्टिस करा हो तो वो खुल जाता है, वो आनंद लेता है उस कुश्ती का। वो आनंद लेता है कि मुझे पब्लिक को कुछ दिखाना है। पब्लिक भी याद रखती है कि ये हारा या जीता ये बाद में होता है, वो कुश्ती लड़ता कैसे है उसके ऊपर उसका क्रेज बढ़ता है। फिर पब्लिक के ध्यान में ही नहीं रहता कि वो हारा है कि जीता है, वो खेला कैसा है इसके ऊपर उसका हवा बनता था, चैंपियन बनता था वो।
अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। ये थी पब्लिक कुश्ती को क्यों आती थी, हार जीत देखने के लिए बहुत कम। जो जो कुश्ती के शौकीन है ना, वो हार जीत देखने के लिए नहीं आते थे। वो ये पहलवान लड़ता कैसा है ना, उसको देखने के लिए आते थे। ओके। महाराष्ट्र में कई ऐसे पहलवान है कि इतनी कलाकारी करते थे, इतनी कारीगरी थी उनके पास। मतलब बोल के 120 130 किलो वाले को बोल के जाते थे, इतने महीने पे मारूंगा, ऐसा करूंगा, ये होके आ जाऊंगा। उसको जो बोलते थे जाके करके आते थे। 50-50 किलो का डिफरेंस होता था, फिर भी बोलते इसको मारूंगा। वो बोल के जाके मार के आते थे। ये कला थी, और ये पब्लिक को पता थी कि ये साला कलाकार है, ये साला निकाल दो, ये कलाकार है। तो ये कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा आज अपने को देखने को मिलेगा। तो वो देखने के लिए पब्लिक आती थी, जो जानकार पब्लिक थी। जो जानकार नहीं है वो तो क्या, वो देखती है हारा या जीता। नहीं, मेरा पहलवान हारने वाला है तो मैं क्यों जाऊं, मेरा पहलवान जीतने वाला है इसलिए जाऊं। जो शौकीन पब्लिक है ना, वो खेल देखने आती थी। वो हार जीत तो मायने ही नहीं रखता था कोई। अच्छा, ओके सर, मतलब सबसे ज्यादा मैटर यही करता है कि खेल आपको पता नहीं होगा, आज भी दंगली कुश्ती का, जैसे मैं दंगल की कुश्ती ले रहा हूँ, तो मुझे 2 पहलवान अच्छे लड़ाने हैं। तो उन प्लेयर्स के पैसे हारने जीतने पे नहीं तय होते। ओके। उनको पहले, जैसे तुम एक लेवल के 2 पहलवान हो, तो इसका 1 लाख रुपया, इसका 1 लाख रुपया पहले तय होता है, चाहे ये जीते या हारे। ऐसा किसी खेल में देखा है आपने? हारने वाले को पैसे नहीं मिलेगा, जीतने वाले को। लेकिन पहलवानी में ये होता है, अभी आप 1 नंबर पे खेल रहे हो ना, तो दोनों के पैसे तय होते हैं, और दोनों को उतनी उनका जितना मान सम्मान है, जितनी बड़ी जोड़ है, उतने पैसे उनको देने पड़ते थे पहले। अच्छा, वो फिर वो लड़ने आते थे। ओके सर, ये पहली बार मैं ऐसा कोई स्पोर्ट्स में सुन रहा हूँ कि हारे या जीते, हाँ, मैटर वो नहीं करता है। नहीं करता। मैटर ये कि आपका पैटर्न कैसा है खेलने का। आपका पैटर्न अच्छा हो ना, तो आप गिरे भी, जब भी आपकी बोली बड़ी आप लगा सकते हो। जैसे आपका 50 किलो वेट है, तो मैंने बोला ये 100 किलो का आदमी, इसके साथ आपको खेलना है, 2 लाख रुपए दो, मैं खेलूंगा। चलो, मैं बोला 2 लाख रुपए दूंगा, उसको भी बोलेगा इसके साथ खेलेगा, हाँ मेरे को इतने इतने। उन दोनों का जो कुश्ती होता ना, वो देखने के लिए आते थे। फिर हार जीत तो, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि कुश्ती के जो शौकीन है ना, वो गेम देखने आते थे। हार जीत की बात तो बहुत कम होती है। एंड सर, आपके हिसाब से डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फर्क है? मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेशन कभी कभार लिया जाता है, दिया जाता है, लेकिन डिसिप्लिन है ना, रोज की बात है। डिसिप्लिन में रहोगे ना, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मैं आपको डिसिप्लिन 3 साल के लिए एक चीज में डिसिप्लिन रखूं ना, मुझे पता है चौथे साल में आप वर्ल्ड चैंपियन हो जाओगे। तो वो डिसिप्लिन है। मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो आंखें देखती है, सुनती है, खुद पे भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। या तुम्हारा कोई जो मेंटर है, जो जिसको आप मानते हो, वही तुम्हारा मोटिवेशन है। ओके सर, आपका जो महाराष्ट्र केसरी आपने जीता है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करें। महाराष्ट्र केसरी का तो बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं 2006 में बना था महाराष्ट्र केसरी, और मुझे लगता है उस जमाने में, मतलब आज से 20 साल पहले, उसी टाइम पे मिट्टी का भी क्रेज बहुत ज्यादा था, आज भी है। लेकिन मेरे टाइम पे मिट्टी वाले रेसलर्स का ज्यादा क्रेज था, और मैं अकेला मैट पे ऐसा था कि मैं और एक दो थे कोल्हापुर के, जो मैट के अच्छे थे। तो जो मैट के अच्छे थे, महाराष्ट्र केसरी कैसा होता है कि मिट्टी पे हेवी वेट का फर्स्ट चैंपियन और मैट का फर्स्ट चैंपियन, इनका फाइट मैट पे होता है। ओके। और उसमें महाराष्ट्र केसरी मिलता है। तो मिट्टी के जो थे अच्छे सारे, तो वो मिट्टी का एक आ गया मेरे सामने, और मैट का मैंने 2 हरा के फिर मैं फाइनल में आया था। लेकिन जो अपना टारगेट था ना, तो उस हिसाब से महाराष्ट्र केसरी बहुत कम चीज है। ओके। तो टारगेट इंटरनेशनल रखोगे तो महाराष्ट्र केसरी सीधा ही बन जाओगे, ऐसी ऐसी बात है। तो महाराष्ट्र केसरी बनना ही था मुझे, तो वो तो मेरे को पता ही था कि मैं तो बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। उस जमाने में ऐसी सोच थी मेरा, अगर मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। ओके। तो ऐसा एक्सपीरियंस था। एंड सर, रुस्तमे हिंद का? रुस्तमे हिंद का तो मिट्टी का दंगल होता था, वो पंजाब में हुआ था। और काफी पंजाब के और इधर उधर के जो मिट्टी के लड़ने वाले थे, तो वो उधर आए थे। लेकिन एक
चीज होती है मिट्टी के कंपटीशन में कि मिट्टी में जैसे दंगली कुश्ती आप देखते हो तो उसमें चितपट होता है। कुश्ती चित करोगे पीठ लगाओगे तो जीता जाता है, नहीं तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद छोड़ देते हैं। और कंपटीशन में क्या कि जो मैट के रूल है ना, वो मिट्टी पे आने के बाद वो मिट्टी वाला भी थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि रूल के हिसाब से उसको खेलना नहीं आता। तो वो रूल आने के बाद भी कई सारे आदमी ऐसे होते कि उनको फिर लड़ना नहीं आता। तो ऐसा एक कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होता है हिंद केसरी का रूल के हिसाब से, उसमें मैं जीता था पंजाब में। सर रेसलिंग ने आपको लाइफ में क्या सबसे बेस्ट सिखाया है? रेसलिंग ने डिसिप्लिन सिखाया, डिसिप्लिन में रहना सिखाया। मेरे घर पे आज जाके भी आप पूछोगे ना कि ये कभी 6 बजे के बाद या 5-7 बजे के बाद आपको सोए हुए नजर आए क्या, तो बोलेंगे नहीं, ये बीमार भी होएंगे ना तो उसी टाइम पे उठेंगे, अपना अपना जो शेड्यूल है वो करेंगे। तो ये डिसिप्लिन है, उठना, टाइम पे खाना और टाइम पे सोना। ओके। ये बहुत अच्छी चीज स्पोर्ट्स ने हमें सिखाई है और वही हम आगे सिखाते हैं। सर आपके भी कोचिंग के स्टूडेंट एशिया चैंपियनशिप खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, एंड मैंने सुना है कि वर्ल्ड चैंपियन के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। हाँ अभी तो ये आप कैसे मतलब पॉसिबल बनाते हो? आप खुद एक इंटरनेशनल लेवल पे खेले हो, बच्चों को सारा सिखाकर इंटरनेशनल लेवल पर ले। बच्चों को क्या है कि मेरा मोटिवेशन ही इंटरनेशनल था, मैं खेला भी लेकिन मेडल नहीं आया मेरा। अब वही जो मेडल लाने हैं और उस जगह पे जो कमियां छूट रखी है तो वो इन बच्चों से करवा रहा हूं मैं, और वो इसी वजह से वो कमियां ढूंढ ढूंढ के निकाल के बाजू में करके उनके मेडल्स आ रहे हैं। तो इसमें जैसे आपने पहले पूछा कि जिंदगी ने क्या सिखाया, तो डिसिप्लिन नाम की जो चीज है ना, वो डिसिप्लिन से मेडल आते हैं। ओके। आपकी सोच डिस्ट्रैक्ट हो गई ना, मतलब मैं सीधा ही बताऊंगा कि अपने महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि मैट के ऊपर के रेसलिंग डिस्ट्रैक्ट होके मिट्टी की तरफ जाते हैं सर्टेन लिमिट के बाद। तो उन्होंने वैसा करने के बाद फिर वो मैट के चैंपियंस नहीं रह पाते हैं। जैसे नेशनल चैंपियन हो गए और मिट्टी में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो मिट्टी में जाएंगे, फिर उनका फोकस हट जाता है मैट के ऊपर का। अच्छा। फिर इंटरनेशनल लेवल पे मेडल नहीं आते। अपना काम यही है कि बच्चों का कैसा फोकस बस मैट पे ही रहे, मैट पे फोकस रहेगा तो वो मेडल अपने दूर नहीं है। सर वो पहला स्टूडेंट आपका जो एशिया कप जीत के आया, उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ? कैसा? मैं वो मैच टीवी पे देख रहा था। ओके। और फाइनल मैच था, उसका सिल्वर आया था, तो मैं सोच रहा था कि ये गोल्ड लेके आएगा। और लेकिन आप पूछोगे कैसा लगा, तो अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो गोल्ड का दावेदार था, वो सिल्वर लेके आया। मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन उस टाइम से था कि एशिया का गोल्ड चाहिए, एशिया के गोल्ड के बाद वर्ल्ड का मेडल चाहिए। तो उसी के सगे भाई ने पहले एशिया का मेडल लेके आया पिछले हफ्ते, उसका छोटा सा भाई। ओके। और दूसरा एक बच्चा फ्री स्टाइल का है, वो भी एशिया का सेम टूर्नामेंट में एशिया का गोल्ड लेके आया। और ताज्जुब की बात यह है कि देखो अंडर 15 में ग्रीको रोमन में इंडिया को एक ही गोल्ड मिला, वो भी अपने अखाड़े से है। और अंडर 20 में इंडिया को 10 जनों में एक ही गोल्ड मिला है, वो भी अपने अखाड़े का है। क्या बात है। तो ये बात बता दी कि ये राइट वे पे चल रहे हैं। अगर इंडिया को ही उसी वेट एज ग्रुप में एक एक मेडल है, गोल्ड है, और वही अपना है, तो मुझे वो देख के अच्छा लगा है कि अपना टाइम और अपना समय सही दिशा में जा रहा है। आज भी अभी 1 घंटे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दोबारा इंडिया टीम में चयन हुआ है अभी। फिर अभी ये दो बच्चे दोनों भी अगले जुलाई के एंड में एक जाएगा अंडर 17 के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और ये अगस्त के दूसरे वीक में अंडर 20 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएगा। अब एशिया का गोल्ड आया, अभी आगे की तैयारी चल रही है वर्ल्ड की। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर इंडिया या भारत को हम देखते कि ये तो अखाड़ों का देश है, बट जब मेडल की बात होती है ओलंपिक की, तब हम वहां क्यों पीछे रह जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अच्छा हुआ कि ओलंपिक अभी 2 साल बाद है, तो आपने अभी पूछा है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन की आंसर देने हमें बस ओलंपिक के टाइम पे ही पूछे जाते हैं। तो अच्छा है कि ये आपने पूछा। तुमने अपने अखाड़े की बात करी ना, तो अपने यहाँ पे सारे ना ट्रेडिशनल वाइज मिट्टी के अखाड़े, ओके। और बहुत कम जगहों पे मैट है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो ये मैट प्रोड्यूस भी कर रही है उन अखाड़े।
लेकिन वो अखाड़े के मैट की निगरानी और मैट जिस चीज के लिए दिए उसी के लिए यूज होते हैं क्या? और सबसे इससे भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मैट दिया है तो उसका एक्सपर्ट दिया है क्या? आपको गाड़ी दी है लेकिन चलाने वाला नहीं पता होता तो वो गाड़ी का क्या हाल होता? वैसा सिचुएशन अपना पड़ा है। मैट पे सिखाने वाला, इतनी बारीकी से सीखने वाले इतने आदमी आज विदेशों में है कि मैट का एक कोच अलग होता है, उनका फिजियो अलग होता है, उनका साइकोलॉजिस्ट अलग होता है, उनका डाइटिशियन अलग होता है। हर एक चीज पे उनके, हर एक प्लेयर के हर एक चीज पे ध्यान होती है, फैमिली से लेके उसके इनकमिंग तक। तो इस चीज का पूरा व्यवस्था किया जाता है, उनके एज के हिसाब से उन पे ध्यान दिया जाता है। इतनी बड़ी इसमें ग्रोइंग हो चुकी है मैट के ट्रेनिंग में, उस हिसाब से अपने इंडिया में बहुत कम है। इतना ही फर्क है। हम चलते हैं मिट्टी पे, क्योंकि हमें मिट्टी पे कुश्ती करने के बाद तुरंत पैसे मिलते हैं। ओके। अब जैसे मैं एक नंबर का पहलवान हूं, तो मैं मिट्टी पे, अगर मैं मिट्टी पे खेल रहा हूं तो मुझे मैट पे जाने की जरूरत नहीं लगती। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ओके। क्योंकि मुझे रोज पैसे मिल रहे हैं। और मैं अगर मैट का ट्रेनिंग करने जाऊं तो मुझे शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इंडिया में करना पड़ेगा, नॉर्थ में करना पड़ेगा ट्रेनिंग, आउट ऑफ द कंट्री जाके करना पड़ेगा। और जब मैं इतना ट्रेनिंग कर जाऊंगा तो मेरे रोज के पैसे जा रहे हैं ना, रोज के दंगल जा रहे हैं। तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो भी दंगल, मिट्टी के दंगलों का कोई हिसाब किताब नहीं है इतना ट्रेनिंग का। खाओ पियो और दंड बैठक लगाओ और जोर करो, बस इतना ही है। लेकिन मैट का जो है उसमें बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। एक तो वो डेवलपमेंट अपने पास आने में देर हो रही है, उसमें भी जो डेवलपमेंट आती है वो हरियाणा दिल्ली में पहले आती है, या उधर के आदमियों ने उसको पहले अडॉप्ट किया है और बाद में वो महाराष्ट्र में आती है, और महाराष्ट्र में वो फलने फूलने तक वहां पे कुछ नया आ जाता है। तो महाराष्ट्र इतना पीछे है और दिल्ली आगे चलेगी मैट के हिसाब, क्योंकि उन्होंने जो बाहर का है वो अडॉप्ट किया है, अच्छे से मान लिया है उसको और उसी पे ध्यान दे रहे हैं। और वो जैसे जैसे आप देखोगे कुश्ती नॉर्थ से जब महाराष्ट्र तक आती है तब तक कुश्ती डाउन हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आपने को ओलंपिक्स में मैट पे, ओलंपिक्स में मेडल मिलाना है, लेके आना है, तो वो मैट पे मिलते हैं, मिट्टी पे नहीं मिलते। ओके, तो हम तो हम तो 80%, हम 80% मिट्टी पे खेलते हैं और बात ओलंपिक मेडल की करते हैं जो मैट पे मिलता है। तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या होगा? ओके, हम टोटली उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे। टोटली उल्टा हो रहा है, इसको चेंज भी नहीं होने दे रहे। हम जैसे लोग इसको चेंज करने जाते हैं ना, तो आदमी वो समझ भी नहीं पाते कि मतलब हम अभी कोच है ना, तो हम बोलेंगे ये एक्सरसाइज करना है, वो नहीं नहीं इसका दंड बैठक क्यों नहीं लगाया आपने, इतने लेने चाहिए आपने, तो वो हमें सिखाते हैं। तो हम कैसे चेंज कर पाएंगे? और हम लेते नहीं तो बच्चों को कहीं और लेके जाते। ओके। तो जो डेवलपमेंट है ना, जो हरियाणा और नॉर्थ साइड के पहलवानों में जो करी है, जो चेंजेस जो आते हैं विदेशियों से, वो पहले वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये फर्क है। और बाद में उनको अगर हम कॉपी करने जाए तभी हम लेट हो जाते हैं। ओके, मतलब आपका कहना है सर कि कुश्ती में, ये जो रेसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैट वाला नॉर्थ साइड पे जा रहा है, बट महाराष्ट्र में भी अभी इनफ सपोर्ट नहीं है, ना इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। वो तो बात की बात है, सोच ही नहीं है, वो सोच ही कम है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी सोच मिलेगी ना, चलो ये फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, स्पॉन्सरर हो गए, ये तो बात की बात है, ये कम भी है और नहीं भी है महाराष्ट्र में, उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इससे पहले एक बात आती है, वो होती है सोच। ओके। 1952 में खाशाबा जाधव ने सोच रखी थी, मिट्टी से परे होके मैट पे मेडल लेके आए थे वो 1952 में। आज 75 साल हो गए फिर भी महाराष्ट्र को मेडल नहीं है, क्यों है? उस टाइम तो मैट दिखने को भी नहीं मिलता था, उनको सीधा ओलंपिक में दिखता था। ट्रेनिंग मिट्टी पे पूरे और उधर जाके मैट पे लेके आए मेडल। 75 साल बाद भी हम उधर ही पड़े, ना ही वो सोच बदली है हमने जो खाशाबा जाधव जी ने 75 साल पहले करी थी। हमारी सोच ही वैसी नहीं हो पा रही है अभी। सर, आपको ऐसा लगता नहीं हम बाकी स्पोर्ट्स को छोड़कर सिर्फ क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं? क्या है कि क्रिकेट का मॉडल वैसे बना है। मैं चाहता हूं कि क्रिकेट
क्रिकेट छोड़ के मैं अभी क्या है कि मैं कोचिंग फील्ड में आ गया ना, तो इस पे ज्यादा ध्यान होता है कि ये क्यों फेमस है ज्यादा, ये इसको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो साउंडिंग सपोर्ट है ना, बाकी के जो बाकी के जो चीजें है, जैसे टीवी पे दिखाना, उनका मार्केटिंग है, उनका एनालिसिस है, आपको घर बैठे वो प्रिडिक्शन मिलता है, और सबसे ज्यादा उसमें तो बीट भी लगती है। तो आदमी बैठ बैठ के पैसा भी कमा लेता है। मैंने तो देखा है वो कई जगहों पे वो दारू पी के बीट लगाते हैं और कमा भी लेते हैं। ये चीज कुश्ती में नहीं है। अगर कुश्ती में शिद्दत है तो ये चीजें नहीं आएगी, लेकिन कुश्ती का ये गेम है ना, हर चीज को मिलना चाहिए। क्रिकेट से हम नीचे है, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये है कि हमें कुश्ती को क्रिकेट की तरह प्रेजेंट करना चाहिए। कुश्ती हर एक आदमी को समझनी चाहिए, फिर हर एक आदमी सोचेगा तो वो देखेगा तो स्पॉन्सर आएंगे और सब अच्छा होगा। कुश्ती कई लिमिटेड आदमियों को ही समझ में आ रही है, और जिन आदमियों को समझ में आनी चाहिए, जो बड़े आदमी है जो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, अगर उनके भी समझ में ये गेम आया ना, तो ये गेम उससे बेहतर है। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र में क्रिकेट के बाद रेसलिंग ऐसा गेम है जिसमें भीड़ उसके बराबर आती है देखने के लिए। हाँ, आप देखो महाराष्ट्र केसरी का दंगल रहेगा ना, तो 50,000 1 लाख पब्लिक तो ऐसी आ जाएगी बगैर बुलाए। ओके। हाँ, मैं उतना दम कुश्ती रखती है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे ना, उतना सही तरीके से सपोर्ट ही नहीं आ रहा। हाँ, उसको गेम को ग्लैमराइज करने के लिए वो सपोर्ट सिस्टम नहीं काम किया आज तक। ओके सर, तो ये काफी दिक्कत जाते होंगे प्लेयर्स को स्पॉन्सर के लिए भी। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इंडिया का और एक ड्रॉबैक है, मैं आपको बताऊं, इंडिया में है ना, आपको मेडल आने के बाद पूछते हैं। हाँ, ये तो जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो हम अभी क्या काम कर रहे हैं, मेडल आने से पहले काम कर रहे हैं ना हम। मैं अभी एशिया के 2 मेडल आए मेरे पास। ये बच्चे 7 साल से मेरे पास है, इनको किसने देखा, किसने भी नहीं देखा इनको मेडल आने के बाद हम बोल रहे हैं ना। ये जो काम है ना, ये काम बहुत कम लोग करते हैं। मेडल आने से पहले ध्यान रखना पड़ता है इनका, जब आपको मेडल दिखते हैं। जैसा हमारा काम है ना, ये काम स्पॉन्सर वालों ने देखना चाहिए, सीखना। स्पॉन्सर वाले क्या देखते हैं, क्राइटेरिया लगाएंगे, इसका नेशनल में मेडल है, अच्छा तो इसको इतने पैसे, इसका एशिया में मेडल है तो इसका। अरे आप बिफोर काम करो ना। हम बता रहे हैं ना कि 5 साल बाद ये ओलंपिक में जाएगा, इसको अभी से पैसे दो। वो बोले नहीं, इसको क्या पता, अब इसका ये करेंगे, तो वो नहीं है। वो ट्रस्ट देने के लिए भी कुछ अच्छा लोगों ने इसमें आना चाहिए। मैं आज 10 बच्चों के मेरे आपको नाम देता हूँ कि ये आगे चल के आगे के एशिया चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन है, तो उन पे काम करने के लिए कोई आता ही नहीं। क्यों काम करेगा, बोले इसका क्या मेडल है क्या कुछ, तो वो सोच भी गलत है। बट सर, मेरे ख्याल से ये भी बहुत जरूरी है ना कि जब वो छोटा है, जब जब वो शुरुआत कर रहा है, तब आप सपोर्ट करोगे, तब आप आगे जाके फल की बोलते हैं ना कि कामना कर सकते हो। हम पेड़ आज लगाएंगे तब हम कल हमें फ्रूट मिलेगा। आप पहले से अगर ऐसा पेड़ देख रहे हो जिसमें फल लगे हो, और उसके बाद हम उस पे मिट्टी पानी डालेंगे तो। स्पॉन्सर करने वाले भी है ना, वो भी स्वार्थी होते हैं कि उनको भी दिखाना पड़ता है ना कि हमने इसको स्पॉन्सर किया है। वो कैसे बोलेंगे कि ये कुछ भी नहीं है बच्चा, इसको हम दे रहे हैं, उसका उनमें नाम भी नहीं हो। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि देने वाला भी ऐसा हो ना कि उसका निस्वार्थी दे, वो उस पे विश्वास ही करे कि ये आदमी, इसने हमने अभी एशिया चैंपियन बनाया है, तो हम जो बोल रहे हैं ना, हम लिख के देते हैं ना आपको कि ये आगे चल के चैंपियन बनेगा। ओके। तो उस पे विश्वास करके चलना पड़ेगा ना। तो कोई नहीं चल रहा है तो हम तो चल रहे हैं अभी, जो अपने को जिस चीज में आनंद आ रहा है वो कर रहे हैं। ओके सर। एंड सर, अगर हमें ओलंपिक मेडल जीतना है, जैसे आपने बताया महाराष्ट्र में तो 1952 के बाद हम नहीं जीत पाए, तो उसके लिए और क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। हमने अगर, कौन सा देश अभी ओलंपिक में ज्यादा मेडल्स ले रहा है रेसलिंग में? रशिया है, यूएस है, ये बीच के ईरानी है, थोड़े से कजाक वाले, रशिया के जो पार्ट्स है, यूक्रेन है, तो जॉर्जिया है। ये कंट्री का अपने को कॉपी पेस्ट भी किया ना हमने कि वो क्या करते हैं। आप देखो, आप सीधा एक इंडियन रेसलर ले लो 100 kg का, और एक ओलंपिक चैंपियन रेसलर ले लो,
फोटो साथ में रखो, मुझे बोलने की भी जरूरत है, आप फर्क बताओ देखो इनका। तो वो फर्क क्या है? वो ट्रेनिंग का फर्क है, वो सोच का फर्क है, वो टैलेंट का फर्क है, वो एजुकेशन का फर्क है। तो वो फर्क हमने हमने निकालना है। तो हमारे पास ऐसा लंबा प्रोसेस चाहिए, और आपको परफॉर्मेंस देना है तो आप 10 साल का आपके पास रोड मैप चाहिए, और हर 2 साल 2 साल 3 साल बाद उसको रिचेक करना पड़ेगा, आगे जाके पीछे देखना पड़ेगा कि इसका क्या हुआ है। ऐसा किसी के पास नहीं है जो ये बाकी के देश कर रहे हैं। रेसलिंग के साइंटिस्ट रशियन रशिया में बोले जाते हैं, ये साइंटिस्ट है रेसलिंग का। अपने पास कहाँ पे रेसलिंग का साइंटिस्ट? अपने पास कोच है। कोच से परे जाके भी साइंस से बहुत काम चल रहा है अभी रेसलिंग में। फिटनेस से लेके डाइट से लेके सारी चीजें, हर एक चीज पे ना, मैं बोल रहा हूँ कि आपका स्टाइल क्या है, मेरा स्टाइल क्या है खेलने का। अब जैसे आप देख रहे हो कि अभी वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉल चल रहा है, कई सारे आदमी लैपटॉप पे बैठे हुए देख रहे हैं, वो ये माइंड कर रहे हैं कि ये प्लेयर अभी क्या दिमाग में विचार कर रहा है, क्या थिंक कर रहा है, उसके ऊपर उनका काम है। उसको अगर 10 मीटर पे या 80 मीटर पे एक आदमी दिखा है, अपना ही प्लेयर दिखा है, तो उसको पास ये देगा कि नहीं देगा, उस हिसाब से वो अपना गेम प्लान बना रहे हैं। शॉर्ट पासेस पे खेलेंगे, लॉन्ग पासेस पे खेलेंगे, कौन कहाँ से गोल मार सकता है, ये माइंड रीड करके प्लान बना रहे हैं। मैं सोचो अगर रेसलिंग में वो अपने को लाना है तो इतना काम करना होगा, इतने हमें पहले तो रेसलिंग के साइंटिस्ट बनाने पड़ेंगे, फिर वो अब फ्लो आ जाएगा। हमें तो वो बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, नॉर्थ से ज्यादा पोटेंशियल महाराष्ट्र में है, मैं लिख के देता हूँ आपको। लेकिन जो काम है ना, वो काम नहीं हो रहा है। आप बाय गॉड, भगवान से आपको अच्छा दिन आया है तो आप खेल रहे हो, अदरवाइज आपको किसी ने बनाया नहीं है। क्या हो कि मैं आपको एक रफ बॉडी देने के बाद चैलेंज के साथ जब आप बोलोगे ना इसको ओलंपिक में मेडल लेके आऊंगा, तब आपके पास उसका रोड मैप होगा। वो रोड मैप पे आप चलाओगे तो 10 साल बाद 8 साल बाद उसका ओलंपिक मेडल आप दोगे, लेकिन वो अभ्यास ही नहीं है हमारे पास। तो फिर जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे? वो स्टडी नहीं है हमारे पास। ओके। क्रिकेट ने आपने क्रिकेट की बात करी, जो बैट्समैन खेल रहा है वो आज तक 300 पारी खेला, उन्होंने इतने सिक्स मारे, उन्होंने उसका डायग्राम आपको आता है। रेसलिंग में आज कितना काम बाकी, एक का भी आपके पास डेटा रिकॉर्ड नहीं नहीं मिलेगा। ओके। फिर आप क्यों सोच रहे हो ओलंपिक में जाने की, ओलंपिक में मेडल लाने की? डेटा आना चाहिए ना रेसलर का, कि इसने अभी तक इतने बाउट खेले हैं, ये इतने बाउट इतने पॉइंटों से जीता है, इतने इसने अभी इतने बायफॉल कुश्तियां जीती है, और लगातार ये इसका इतवा मैच है, और ये कभी नहीं हारा है, और ये इतनी बार ही हारा है, और ये इतने साल से टॉप पे चल रहा है या अभी डाउन पे चल रहा है। नो एनालिसिस। अगर आपके पास एनालिसिस नहीं है तो आपके पास स्टडी नहीं हो सकता, और ये चीज इंडियन रेसलिंग में है। ओके। कैसे आप फिर क्रिकेट तो आगे जाएगा ही। आपको मैं अभी पूछूंगा कि विराट कोहली क्या या सचिन तेंदुलकर के 100 कितने बार हुए, तो आप फटक से जाओ सब जगह पे दिखाया, लेकिन आपको ये पता नहीं कि अमोल ने इस टाइम पे इस मैच में इतने इतने स्कोर से जीता था, आप नहीं बोल पाओगे। तो ये सिस्टम भी है ना, सपोर्ट सिस्टम भी उतना ही क्लियरिटी से, क्लेवरनेस से काम करना चाहिए, और उसके लिए पहले हमें एक्सपर्ट बनाने होंगे, ना ही के रेसलर। तो एक्सपर्ट बनाने की तो बहुत ही बात दूर की अभी अपने पास। ओके सर, रेसलिंग ने आपकी पर्सनालिटी किस हद तक बदली है? मैं पता नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन अभी देखने वालों को लगता है कि पर्सनालिटी है, तो है, ऐसा ही मान के चलूंगा मैं तो। एंड सर आपने, मैं बोलता हूँ कि ग्राउंड लेवल से आप इंडियन लेवल तक के खेले हो, और अभी आप अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हो। आपको 20 साल में 25 साल में कितना इवॉल्व हुआ हुआ लगता है? ये नहीं समझा मैं। इवॉल्व हुआ मतलब कितना चेंज हुआ हुआ लगता है? चेंज तो हुआ है, लेकिन चेंजिंग ने जो स्पीड पकड़नी चाहिए वो नहीं है। और बीच में ये स्टेरॉइड का बहुत गंदा पड़ा है हर एक चीज में। मैं रेसलिंग में भी नहीं बताऊंगा कि हर एक चीज में ये स्टेरॉइड आ गए हैं, और इसको सही तरीके से ले जाने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा है।
अपने नेशनल रेसलर्स, इंटरनेशनल रेसलर क्या खा रहे हैं उनको मॉनिटरिंग करना जरूरी है। वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो ग्रास रूट पे आने के लिए बहुत साल लगेंगे। अभी सोच बदलनी पड़ेगी पहले, और सोच बदली है तो ये सफाई से होगा, लेकिन सोच नहीं हम बदल रहे। ओके सर, आप स्टूडेंट से ऐसी क्या ड्रिल कराते हो कि अभी जैसे आपने बताया कि एशियन चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं, अभी वर्ल्ड चैंपियन के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं, एंड तो आप स्टूडेंट से कैसे टाइप की ड्रिल कराते हो, कैसा प्रैक्टिस सेशन होता है उनका? प्रैक्टिस सेशन क्या है कि वो उसमें स्ट्रेटेजी है ना, इस आपके जो वेट कैटेगरी है उस वेट कैटेगरी के हिसाब से अभी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। कौन से स्टेट के बच्चे आपको अपोनेंट है, उनका क्या पैंतरा है, वो कौन से क्या स्ट्रेटजी लेके आएंगे तेरे साथ खेलने में, तुझे दम रख के खेलना है, पूरा दम पाड़ के खेलना है, या तो उस हिसाब से अलग अलग ड्रिल्स उन बच्चों से हम करवाते हैं। वो टेक्निकली इशू है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं, डिसिप्लिन है। कि उस बच्चे को पता होना चाहिए कि संडे है, आज मुझे प्रॉपर रेस्ट करना है। संडे है तो मैं घूमने नहीं जाऊंगा, बॉडी को रेस्ट करवाना है मेरे, मुझे पूरा लाई डाउन करके करवाना है, तो वही करूंगा। हाँ चलो संडे कुछ बाहर चलते हैं, तो ये नहीं होना है। ओके तो अगर जितने और ये डिसिप्लिन सिखाया, और डिसिप्लिन का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ओके मतलब आपका कहना है कि जो 3 चीजें हमारी होती है, सोना, और उसके बाद हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना रेगुलर, और खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है ना, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट रेस्ट और डाइट है। अच्छा। ये किसी के समझ में ही नहीं आता। आपने जो ट्रेनिंग करी है, आपने जो मसल पे काम किया है, जो देही को आपने तोड़ रखा है ना, उसको आप रिपेयर नहीं करेगा तो वो टूटता जाएगा। ओके उसको आदत पड़ जाएगी टूटने की, और ना ही के उभर आएगा। पहलवानों को ये समझ में नहीं आता। कई पहलवान रात में 2-2 बजे उठ के दंड बैठक लगाते हैं, सुबह कुछ नहीं करते। ये बहुत गलत चीज है पहलवानी में, कि उसको दिखाना नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या, दिन काम करने के लिए होता है, रात सोने के लिए होती है। जब सूरज ऊपर उगता है तो अपने पेट में कई सारी चीजें शुरू हो जाती है, तो जब भूख भी लगने का टाइम होता है, ये भी होने का टाइम होता है, तो वो टाइम टाइम की चीजें टाइम टाइम पे ही करनी चाहिए। ऐसी बहुत गलत स्ट्रेटजीज पहलवानियों में पड़ी है। अब आपने शुरू में ही पूछा था आप कितने सपाटे, सपाटों का क्या कनेक्शन है रेसलिंग से? आप सपाटे 2000 मारो, क्या फायदा है? ओके अगर आपके दिमाग में स्ट्रैटेजिकली लड़ना नहीं है, फिटनेस रख के क्या करोगे आप? आपको, आप अगर 2000 बार का कंपटीशन ले रहे हो सपाटे का, वो सपाटा मारने के बाद गोल्ड दे रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि 2000 बार एक नया जो टेक्निक सीखा है ना, उसका ड्रिल बना। 2000 बाद वो टेक्निक कर, वहां से तेरे को वेरिएशन मिलेंगे, यहाँ से क्या मिलता है वहां से, वहां पे ज्यादा अभ्यास कर, फिर वो मेडल के काम आएगा। ओके ये गलतियां है बहुत ज्यादा रेसलिंग में। अब आपको सपाटे पता है, लेकिन टेक्निक ट्रेनिंग कैसे करवाते वो नहीं पता। वो नहीं, मेडल तो उसी से आएगा, टेक्निक ट्रेनिंग से, सपाटे से नहीं आएगा मेडल ट्रेनिंग। तो सिर्फ ताकत होने से काम नहीं। वही तो काम है ना रेसलिंग, इधर से दिमाग शार्प करने का भी काम होता है ना। अगर दोनों एक साथ नहीं चल रहा, ताकत का कोई मतलब ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो कार्डियो स्ट्रेंथनिंग उसके लिए अच्छे है, लेकिन उसका कंपटीशन बना के क्या करना है आपको? आपको तो दिमाग चलाना है ना रेसलिंग में, तो उसका ड्रिल ज्यादा करो। ना ही को 2-3 हजार सपाटे मारो, वो 2-3 हजार का टाइम इधर टेक्निक प्रैक्टिस में दो, स्ट्रेंथनिंग में दो, अपनी रिकवरी में दो, अपने डाइट में दो। तो ये सारा उलट पुलट हो रखा है रेसलिंग में। ओके मिट्टी का रेसलर मैट पे खेलने आता है, अच्छे मैट वाले को भी हरा के जाता है। अच्छा ऐसा हो जाए। उसका लाइफ भी मतलब आइन मौके पे वो हो जाता है, और वो आगे जाके भी मेडल नहीं ला पाएगा। वो कई कई बार ऐसा होता है कि मैं अच्छा रेसलर हूँ, लेकिन मेरी एक से कटती है कुश्ती, उससे कई 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 बार होता है कि मैं ओलंपियन हूँ, मैं मेडलिस्ट हूँ, लेकिन इसके साथ मेरे को कुश्ती नहीं करनी आती। वो माइंड सेट होता है उसका भी। वो उसकी रूट्स कई पुराने जमाने में होते हैं, कि वो बचपन में ही उस पे भारी था, तो वो उससे दिमाग से जाता ही नहीं था। ये ओलंपिक चैंपियन बन गया, लेकिन उससे मार खाएगा। ऐसी ऐसी कई बारीकियां, कई चीजें है रेसलिंग में जिसका ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे भी हम मतलब अच्छा तो करते हैं, लेकिन आदमी ने गलत भी नहीं करना चाहिए, उस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके वो आप गलत करोगे ना, तो ये अच्छा नहीं होगा एक समय के बाद।
तो इतनी कई बारीक बारीक चीजें है ना, तो उस पे ध्यान देना पड़ता है। मैं मेरे अखाड़े में बस जो एक तो अच्छा मूवमेंट वाला लड़का है, ज्यादा उम्र का है तो लेता हूँ, जिसको मैट पे ही करना है। नहीं तो जो छोटेपन से उसको लेता हूँ, ताकि उसको अच्छे से मोल्ड ट्रेन कर सकते हो। यस यस। हाँ, जो बीच में आता है तो उसको मैं नहीं बोल देता हूँ। ओके। एंड सर, आज आपको कैसा लग रहा है आपके एक स्टूडेंट का वर्ल्ड चैंपियन के लिए सिलेक्शन है? टारगेट तो अपना बहुत लंबा है, अभी शुरुआत पहली दूसरी पेढ़ी है। मैं ज्यादा एक्साइट भी नहीं हूँ और ज्यादा वो भी नहीं हूँ कि चलो मैंने जो सोचा था वो हो रहा है, इसका समाधान है बस। अच्छा तो जब ही लगेगा जब जो सोचा है वो होगा। इसलिए मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक हो आज। दैट्स जो ग्रेट। सोच रहा है उस वे पे जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। सर, मान लीजिए कि अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए एक दिन के लिए, तो आप क्या क्या चीजें करोगे? हाँ, बन तो एक दिन में बहुत कुछ करने के लिए ना मुझे 2 महीने पहले आप पहले बताओ कि एक दिन के लिए बनना है अपने को, क्योंकि मुझे पता है कि वो पूरा सिस्टम कैसे चलता है। मैं तो पहले बार है ना 10 साल का एक रोड मैप बनाऊंगा हर एक स्पोर्ट्स का, और एक्सपर्टीज मैं बुला के रखूंगा, अपॉइंट करके रखूंगा हर एक चीज की, और एक दिन में वो सब पूरा पास करके। और ये 10 साल का प्लान कोई नहीं चेंज करेगा, ऐसा भी रूल कर रखा हुआ है। अगर आप एक दिन का बना रहे हो तो। मान लो सर कि आप आगे मतलब महाराष्ट्र से या कोई भी आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन चुके हो, हाँ, तो आप हमेशा के लिए हो, तो आपका कैसा आइडिया रहेगा? हमेशा के लिए नहीं, आप बोलते हो नहीं रहेगा आदमी, लेकिन अभी जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, कि कैसा है कि पौधा लगाने इसके बाद अच्छे फल आते हैं ना, तो उतना टाइम दोगे ना तो मैं पौधा लगाऊंगा। अगर मुझे लगा ना कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं पहले तो पौधे लगाऊंगा और खुद को एक टाइम दूंगा कि इतने साल तक इनको फल आने चाहिए, फिर वो फल के लिए मैं काम करूंगा। ओके। एंड सर, आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप रेसलर को देना चाहते हो, जो अभी जो मैं तो रेसलर से पहले पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ ओके कि पेरेंट्स जो है ना अभी बहुत जल्दी जल्दी मांग रहे सक्सेस। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है पेरेंट्स लोगों। आप अच्छे से जो कोच है ना उस पर भरोसा रखा करो, और एक निष्ठता से उससे लगाव करके रखो, देखो मजा कितना आता है। नहीं तो अब की बार क्या हो रहा है कि इधर अच्छा नहीं तो उधर जाए, उधर अच्छा नहीं तो उधर जाए, इसमें उसका उम्र निकल जा रहा है, वो घूमते रह गया वो। घूमते रहता है और घूमते ही रहता है वो। तो पेरेंट्स को सबसे पहले क्लास की जरूरत है, बाद में रेसलर्स को। और उसके साथ साथ सोच की जरूरत है। वही तो मैं सोच बदलना चाह रहा हूँ ना, मैं ट्रेनिंग से पहले सोच बदलने की सोचता हूँ, पहले डिसिप्लिन में लाने की सोचता हूँ। मैं कई बच्चों को तो जो बाहर से आते हैं ना, एक एक दो दो हफ्ते टाइम पे आने से बोलता हूँ, ट्रेनिंग नहीं करने का, टाइम पे आने का, यहाँ पे खड़ा रहने का 2 हफ्ते, देखने का क्या चल रहा है, और मुझे पूछ के जाने का जाते समय, मुझे ढूंढने का। मैं इधर उधर हूँ प्रेमाइसिस में, मेरे पास इतने बजे तक आना है, मैं दिखा नहीं तो मुझे ढूंढना है, मुझे रिपोर्टिंग करके ही जाना है। ये बस डिसिप्लिन लगाना है कि आपको आना है, जाना है, देखना है, फिर उसके बाद उसकी कितनी क्षमता है उसके ऊपर काम चालू होता है। ओके। मतलब ऐसे कई सारे नुस्खे हैं कि जो यूज करके हम उसको जानेंगे पहले, पेरेंट्स में भी कितना दम है और वो बच्चे में भी कितना दम है। ओके। एंड सर, रेसलर को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, या जो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हो, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं 2-3 मैसेज दूंगा। एक तो वो स्टेरॉइड के पीछे मत लगो। दूसरी बात है कि आपको जाना कहाँ है, आपको मिट्टी का अच्छा होना है, आपको मैट का अच्छा होना है, ये सोचो, उस हिसाब से ट्रेनिंग लो, उस हिसाब से एक्सपर्टी ढूंढो कि मुझे कौन मैट पे अच्छा बना सकता है, कौन मिट्टी पे अच्छा बना सकता है, उस हिसाब से चलो। तो खुद को पहले क्या होता था कि गुरु को एक ही गुरु होता था अच्छा सबसे। अभी क्या होगा, यूट्यूब की वजह से कई सारे गुरु हो गए, सभी गुरु बन चुके हैं। और वो पेरेंट्स को भी गलत बोलते हैं कि इसके पास मत जा। तो गुरु का काम शांत रहना होता है। अभी सबसे ज्यादा टास्क ये है पेरेंट्स को और स्टूडेंट को कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा गुरु ढूंढे। ये सबसे बड़ा टास्क है, कौन सही है मेरे बच्चे के लिए। अगर गलत आदमी चुन लिया ना तो कुछ नहीं होगा। ओके। क्या होगा कि ये यूट्यूब इंस्टा से सब हिल गया है सब। जो अच्छे गुरु है ना वो तो बात ही नहीं करते, वो बात नहीं करते। सही बोल रहे हो सर। सर, एक रैपिड फायर करें? बिल्कुल करो। अखाड़ा या जिम? अखाड़ा
कभी भी। गोल्ड मेडल या 10 करोड़? गोल्ड। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। चीट मिल? चीट मिल। टफ क्वेश्चन है डिसिप्लिन बनने के लिए। सूझ भी नहीं रहा है ना चीट मिल क्या है मेरा। नहीं, ऐसा कुछ चीट मिल है ही नहीं। मैं तो जिस टाइम नहीं मिले उस टाइम किधर बाहर मिला तो बर्गर वर्गर से काम चला लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा। चाय या कॉफी? कॉफी ब्लैक। एंड सर अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग या लेट इवनिंग ट्रेनिंग? डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके, बट कंफर्टेबल विद बोथ। हाँ। ओके, फेवरेट इंडियन रेसलर? फेवरेट इंडियन रेसलर रमेश बोरा नाम का एक रेसलर था। ओके, हाँ, वो मेरा फेवरेट है। फेवरेट इंटरनेशनल रेसलर? साइत्यु बुआ सिसार रशिया का है जो पिछले साल गुजर गए। ओके, सबसे टफ अपोनेंट आपके लिए? मेरे लिए टफ अपोनेंट महाराष्ट्र में नहीं, वो इंडिया लेवल पे उस जमाने के जैसे नाम बताऊंगा तो वो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरा क्या है कि वेट ग्रुप चेंज होते गए ना तो कोई एक नहीं रहा अपोनेंट। ओके, मल्टीपल अपोनेंट। मल्टीपल है। ओके, तो ठीक है। सबसे यादगार विक्ट्री? एक विक्ट्री है। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में फाइनल की बाउट लड़ रहा था। मैं 2-3 महीने से बेड पे था, घुटने की चोट से। ज्यादा नहीं थी लेकिन रेस्ट बोला था। और सिलेक्शन ट्रायल भी मैं ऐसे ही देके गया था कि सिलेक्शन ट्रायल के टाइम पे मैं बीमार था, तो मैंने एप्लीकेशन दे रखी थी कि मैं जब फिट हो जाऊंगा, जब मेरे वेट में जो विनर है ना उसके साथ मेरा बाउट ले लो, जो विनर हो जाएगा उसको नेशनल में भेजो। तो बिफोर ईयर का मैं सिल्वर मेडलिस्ट था ऑल इंडिया का। तो यूनिवर्सिटी ने वो मान लिया कि चलो अपना लास्ट ईयर का ऑल इंडिया का मेडलिस्ट है, इसको एक चांस दिया जाए। तो टीम निकलने से पहले एक दिन मैं एक पैर को पकड़ते पकड़ते ऐसी ट्रायल दे दिया और ट्रायल में जीता। और मैं क्या कर रहा था कि हर एक कुश्ती में ऐसे ही जाता था कि चलो अब तो कितना भी जोर लगाओ तो हार ही जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं फाइनल में पहुंचा। क्या बात है। और मतलब देखो, फाइनल में भी हमारे यहाँ पे हारने की 2 वजह होती है। एक तो चीत होता है, पीठ लगती है, नहीं तो दोनों के पॉइंटों में 10 अंकों का अंतर होता है। जैसे 1-11, 2-12। अगर आप मेरा 2 है आपका 12 होगा तो मैच फिनिश हो जाएगा। ओके, तो नसीब कैसा देखो क्या होता है कि पहले 3-3 मिनट के 2 होते थे हाफ। तो पहले 3 मिनट में मेरे अपोनेंट के, वो इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलर था, मैं पर्टिकुलर ग्रीको रोमन लड़ता था। उस टाइम ग्रीको रोमन यूनिवर्सिटी में नहीं था तो मैं फ्री स्टाइल लड़ा था। फाइनल में पहुंचा था। पहले हाफ में 2 मिनट और 50 सेकंड हुए थे। मतलब पहला हाफ फिनिश होने के लिए 10 सेकंड बाकी थे और उसका स्कोर था 9 और मेरा था 0। ओके, मतलब 1 पॉइंट में मैच खत्म। हाँ, 1 पॉइंट के मैच खत्म। वो सीधा मेरे को, मेरा वो टफ ही था ना, वो तो एक तरफा था मेरे से। फिर भी उसमें मैंने दिमाग चला लिया और मेरे पीछे जो अपोनेंट अपने आदमी बैठते थे ना मोटिवेशन या चिल्लाने के लिए, या अमोल ऐसा लड़ वैसा लड़, वो भी उठ के निकल पड़े थे। ओके, और यही वो चीज थी, मेरे को पता है कि सब लूज हो गया है। मेरे पीछे वाले भी लूज हो गए, वो अगले वाला अपोनेंट भी लूज हो गया था। उसको लगा कि 1 पॉइंट अभी लेके मैं कुश्ती फिनिश करूं, और मैं भी लूज लड़ा था। तो ऐसा बैठा अंदर जाके और उसने मेरे को पकड़ा, लूज ही पकड़ा, और मैंने फटक से मेरा दाव लगाया, गदा लोड बोलते, गदा लोड बैठ मार के उसके छाती पे बैठ गया मैं। और बाहर वाला रेफरी और अंदर वाला रेफरी दोनों का कॉम्बिनेशन से उसको बायफॉल दिया जाता है। तो बाहर वाले रेफरी ने ऐसे हाथ किया कि ये बायफॉल है क्या, चीट है क्या? तो उसने भी बोला यस चीट है। उसने सीटी मारी, उधर टाइम ऑफ हो गया। ओके, तो देखो 9-0 स्कोर, नेशनल की फाइनल बाउट, गोल्ड मेडल की बाउट, और 2 सेकंड में पासा पलट गया मेरी तरफ से। और किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसके पीछे वाले भी हक्का बक्का, मेरे पीछे वाले भी, अरे क्या हुआ, शांत क्यों होगा सब। अब जब उठा तो उनको दिखा कि ये नीचे वाले नीचे पड़ा है, हमारे पीछे वाले भी बोलते क्या हुआ, असल में क्या हुआ। जैसा मेरा हाथ ऊपर हो गया ना तो पूरा उधर हंगामा चला दिया महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने। तो वो एक बेस्ट मोमेंट है मेरे ध्यान में कि देना है भगवान को तो वो कभी भी देना है, बस आप खड़े रहो, आप आपका काम करते रहो, उसको जब देना है वो देता है।
मैं वही बोलता हूँ बच्चों को, आप मुंडी नीचे डाल के ना मेहनत करो, रिएक्शन मत करो। कोच ने बोला है ना तो करो, उसको जब जिस टाइम पे देना है ना तो वो देगा। ओके, सो आपसे काफी मजा आया बात करके, और डेफिनेटली ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा और उनको काफी चीज सीखने मिलेंगी। सो थैंक यू सर, थैंक यू। एंड थैंक यू एवरीवन। आपका एक एक व्यूज बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है, ताकि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे मैं बुलाता हूँ, ताकि वो अपनी जर्नी शेयर करे, एंड वो जर्नी को आप अपने लाइफ से रिलेट करके कैसे आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सको, वो चीज में आपको हेल्प हो। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।